राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जाने माने अभिनेता गुफी पेंटल। गंधार नरेश, सावधान! भला कौन भूल सकता है महाभारत के शकुनी मामा को। पांडे सहदेव, ये पांडवों ने किससे सावधान करना सीख लिया भला? हाँ? ये तो वीरों की परंपरा है भांजे। ये युद्ध क्रीड़ा भवन नहीं है गंधार नरेश, ये रणभूमि है। यहाँ पासे नहीं, वहां चलते हैं। कपट तो फिर कपट होता है ना भांजे। और शकुनी मामा की भूमिका निभा रहे थे गुफी पेंटल। गुफी पेंटल महज 4 बरस के थे जब देश का बंटवारा हुआ। 1947 के बाद उनका परिवार भारत आया, जो लंबी जद्दोजहद के बाद यहां बस पाया। पढ़ाई के लिए गुफी पेंटल को जमशेदपुर भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। तब अपने अंतर्मुखी स्वभाव के चलते वो किसी से ये कह नहीं पाए कि उन्हें मशीनों की पेचदार दुनिया के बजाय कला के रंग ज्यादा आकर्षित करने हैं। गुफी पेंटल अपने भाई और मशहूर कॉमेडियन कंवरजीत पेंटल की देखा-देखी फिल्मों में उतर पड़े। गुफी पेंटल के फिल्मी सफर की शुरुआत 1976 में आई सुपरहिट फिल्म लैला मजनू से हुई, जिसमें उन्हें एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। तुम्हारा नाम क्या है? लैला। लैला? लैला, मेरी जाने तो मन्ना, मेरी जाने जा। मेरे मालिक, मेरे महबूब। लैला। इसी दौरान उन्होंने कुछ मॉडलिंग की और कुछ फिल्म डायरेक्टर्स को असिस्ट किया। गुफी पेंटल की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब वो 1978 में बीआर फिल्म्स के संपर्क में आए। बीआर चोपड़ा के सानिध्य में उन्होंने न सिर्फ निर्देशन बल्कि अभिनय और कास्टिंग में भी हाथ आजमाया। मेरी बहन की एक अच्छे से घर में शादी होगी। जब वो खुशियों से लदी अपनी डोली में बैठी होगी ना, तो कितने प्यार से अपने भैया को याद करेगी। और मैं ऊपर बैठा अपने सौदे पर खुश हो रहा हूंगा कि जो मैं अपनी जिंदगी में ना दे सका, मेरी मौत ने दे दिया। जिसके ऐसे ऐसे मजबूत बाजू हों, उसकी बेटी के लिए भला रिश्तों की क्या कमी हो सकती है। ठीक कहा आपने अरोड़ा साहब। अपनी मीना बिटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढना अब हमारी जिम्मेवारी है, हमारी। और फिर हुआ दूरदर्शन पर महाभारत का शुभारंभ। बीआर चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस ऐतिहासिक धारावाहिक में निभाए शकुनी मामा के किरदार ने गुफी पेंटल को असाधारण प्रसिद्धि दिलाई। युद्ध नीति कहती है पुत्र कि कभी कभी जीतने के लिए हारना आवश्यक है, और यही हार हमें जीत का मार्ग दिखाएगी। इस धारावाहिक में उनके कंधों पर न केवल शकुनी मामा का किरदार था, बल्कि महाभारत के सभी चरित्रों की कास्टिंग और प्रोडक्शन डिजाइनिंग का जिम्मा भी था, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। हमने पुराने कलाकार इसलिए नहीं लिए क्योंकि शायद हमारी पर्सनैलिटीज का और हमारी इंडिविजुअल्स का क्लैश इन स्टार्स के साथ हो जाता। हमने इसलिए ऑप्ट किया, या इसीलिए हमने न्यू कमर्स को चुना, ताकि जो कैरेक्टर वो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो कैरेक्टर असलियत में वो ही लगे। महाभारत के अलावा गुफी पेंटल ने कई फीचर फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में काम करके एक बेहतरीन कलाकार होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम यहाँ हुकूमत करने आए। दिल्ली पर हुकूमत करनी है हमें।
हम इसी मैदान जंग से ये ऐलान करते हैं कि आज से दिल्ली मुगलिया सल्तनत का मरकज होगी। गोफी जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। थैंक यू। हमको बताइए कि ये फिल्मों में आप आए कैसे? ये तो लंबी कहानी है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कोई फिल्मों में पहले नहीं था, और बचपन से शौक़ हमें ऐसा था कि हम या फिल्मों में जाएं या फ़ौज में जाएं। लेकिन उस ज़माने में साहब ऐसा हुआ करता था कि जो वालिद कहते थे या वालिदैन कहते थे, तो उसी रूट पे हमको चलना पड़ता था। आजकल वेन्यूज़ भी बहुत ओपन हो गए हैं, कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, सब कुछ एक बड़ा मॉडर्न तरीके से पेश आने लगा है पूरा ज़माना। तो उन ज़माने में जो हमारे वालिदैन हमारे लिए चुनते थे, हम तो उन्होंने, जब हमने मैट्रिक की तो उन्होंने कहा जी अब आप इंजीनियरिंग करोगे, तो ज़बरदस्ती हम नहीं चाहते हुए भी इंजीनियरिंग पढ़ने चले गए जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और वो सब करने के बावजूद अब वहाँ से, घर से तो निकल चुके थे, हम बहुत यंग थे, कॉलेज में थे और हॉस्टल में रहते थे। तो वहाँ पर एक शौक़ बाई चांस मेरा पूरा हो गया। मैं चाहता था कि मैं फ़ौज में जाऊं। तो उन दिनों में अर्ली 60s की बात है कि उस ज़माने में कुछ हमारे ताल्लुक़ पड़ोसी मुल्कों से ख़राब हो गए थे। तो आवाज़ आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जितने जवान लड़के हैं वो फ़ौज में भर्ती हो जाए। तो साहब उस ज़माने में हम कुछ 60 स्टूडेंट जाके आर्मी में भर्ती हो गए, और वो हम टेरिटोरियल आर्मी के उस सेक्शन में थे जिसमें आर्टिलरी में हमने ट्रेनिंग ली। गनर बन गए। तो गनर बन गए, और उन इत्तेफाक की बात है कि उन्हीं दिनों में मेरे अपने सगे चाचा, वो जनरल पेंटल थे, उन दिनों में लेफ्टिनेंट जनरल हो गए थे। उन दिनों में शायद एडजुटेंट जनरल थे, मेजर जनरल, एंड लेटर ऑन ही बिकेम लेफ्टिनेंट जनरल। उनसे छोटे वो कर्नल थे, वो भी मेजर जनरल थे, उनसे छोटे भी कर्नल थे, जो सब एंड में रिटायर हुए एज लेफ्टिनेंट जनरल्स। तो इत्तेफाक ये था कि मैं एक बड़े ऑर्डिनरी पोस्ट पे, एक इमरजेंसी में एक दरख्वास्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हुई थी, तो उन दिनों में भर्ती हुआ था, और मेरे चचा थे वो उस यूनिट के इंचार्ज बन के हमें देखने आए थे। मतलब मुझे नहीं, पूरी यूनिट को देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुमने ये जाहिर क्यों नहीं किया हमसे। मैंने, चचा जी मैं चाहता तो हमेशा था कि या फ़ौज में जाऊँ या फिल्मों में जाऊँ। अब फिल्मों में तो आप लोग भेजते नहीं, तो मुझे डैडी ने इंजीनियर बनाने भेज दिया। मेरा वहाँ इंटरेस्ट नहीं था। खैर मैं, इमरजेंसी हुई तो चला आया। मुझे तो उन दिनों में भाईजान ऐसा था कि थोड़ी पैट्रियटिज्म ज़्यादा थी। इट वॉज नॉट सॉल्ट एंड पेपर, बट इट वॉज प्योरली लाइक वाइट सॉल्ट के नमक हलाली थी, क्योंकि नया नया मुल्क अभी पैदा हुआ था, और हमें इत्तेफाक से बहुत ज़्यादा उन दिनों में पैट्रियटिज़म की बातें सिखाई जाती थी। तो हर एक के खून में एक पैट्रियटिज़म की भावना जो है वो थी, जो वो आजकल के ज़माने में ज़रा सी कम हो गई है। आज अब बोलेंगे किसी को फ़ौज में भर्ती हो जा, तो शायद 10 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि बहुत फ़र्क है वहाँ पर और यहाँ पर। हालांकि मैं समझता हूँ कि फ़ौज जैसी कोई बात ही नहीं है। उनका जैसा रुतबा है
या जो उनकी इज़्ज़त है, या जो उनके साथ सलूक होता है, या जैसे उनकी फैमिलीज़ को रखा जाता है, शायद बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह वो 7 साल इमरजेंसी के मैंने काटे, जिन दिनों में वॉर्स 2 देखे हमने। एक पहला चाइना का वॉर था 62 का, और 65 में पाकिस्तान का वॉर हुआ। और वहाँ से निकलने बाद हम 68 में फिर वापस इंजीनियर बन गए, वापस जॉब में आ गए। वहाँ जॉब से ट्रांसफ़र हुई, इत्तेफाक से बॉम्बे आ गए। अब जब बॉम्बे आए तो हमारे छोटे भाई जो है वो पेंटल, वो फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होके आ गए थे, और इत्तेफाक से उनको अच्छा इनकरेजमेंट मिल गया। तो जब उनको इनकरेजमेंट मिला तो उन्होंने हमसे भी कहा कि भाई हम जानते हैं कि भाईजान आपको ये नट बोल्ट वाला अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इधर आ जाइए। तो हम अंधे को क्या चाहिए था, हम असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। तो वहाँ से इस सिलसिले की शुरुआत हुई, और पहले असिस्टेंट डायरेक्टर हम बने। मिड 70s की बात है, 74 75। उसके बाद साइड में कैरेक्टर्स करते थे, और असिस्टेंट गिरी कैरेक्टर्स, और साइड में मॉडलिंग करते थे। तो इस तरह चालू हो गया हमारा सिलसिला। और जो आपने बचपन की बात बताई कि जहाँ उस ज़माने में वही करना होता था जो वालिदैन चाहते थे, तो वो बचपन आपका, यानी आप पैदा कहाँ हुए और वो बचपन कहाँ आपका गुजरा? जी एक्चुअली मैं पैदा हुआ उस हिंदुस्तान में जो सिर्फ हिंदुस्तान था, ना पाकिस्तान था, ना वो इंडिया था, यानी कि कंबाइंड हिंदुस्तान था। लाहौर में मेरी पैदाइश हुई, और बहुत बच्चा था जब, मुझे याद है कि बहुत ही छोटा था, गोद में था यानी डैडी के। तो जब हमको मिलिट्री की बस ट्रक हमको वहाँ से निकाल के ले जा रही थी, तो इतना मुझे याद है धुंधला सा कि बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, खून वून है गलियों में, सड़कों पे, और हमें बिठाया जा रहा है ट्रक पे, और ट्रक चली। और वहाँ से जो पहला हमारा अड्डा आया वो था तरन तारन। तो तरन तारन में हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, वहाँ आए। तो सडनली यानी आप ये देखिए कि एक अच्छी खासी चलती चलाई ज़िंदगी में ऐसी गड़बड़ हो गई, उठा पटक हो गई कि हम अच्छे खासे ख़ानदान के लोग, बिल्डिंग, पूरा घर बार वैसे का वैसे छोड़ के आना पड़ा, और रिफ्यूजी हो गए, पॉपर्स, नथिंग विद अस। सो उसके बाद फिर उसके बाद जद्दोजहद ज़िंदगी की जैसे शुरू की, सब पंजाबियों ने वैसे ही शुरू की, और वहाँ से हम दिल्ली से बॉम्बे। अब वो ये इत्तेफाक अलग था कि मेरे डैडी जो है वो लाहौर में एज ए कैमरामैन थे। ही वॉज, वहाँ पर एक पंचोली स्टूडियो हुआ करता था, मालिक थे लालसुख पंचोली। तो उनके यहाँ वो कैमरामैन थे, जिनके यहाँ उनके काउंटर पार्ट्स बड़े फेमस जी सिंह जी हुआ करते थे। तो जी सिंह और वो वहाँ पर ऐसे कैमरामैन थे। एंड फिर से उनको एक नई आइडेंटिटी यहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। ये मतलब। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 2 ही हैं। मेरा छोटा भाई जब हिंदुस्तान आए तो उस वक़्त पैदा हुआ, उसके पहले मैं था। आप बड़े हैं। मामा। और जब ये लोग दिल्ली से होते हुए मुंबई आए, मतलब आपका परिवार अगर देखा जाए, तो यहाँ आकर भी आपके फादर ने ये जो कैमरा वाला काम था बहुत ट्राई किया, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। कि आप समझिए ना, बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ी। और एक बार जो डिस्टेबलाइज हो जाता है लाइफ में, ज़िंदगी में, उसको दोबारा ऊपर आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी शायद आ सके या ना आ सके, वो ऊपर वाले भी मैसर है। तो आपको इंजीनियर बनाने का फैसला आपके वालिद का ही था? वालिद का ही था। और जो कि करते हुए में आपका बहुत दिल लगा नहीं इंजीनियरिंग का? नहीं, मेरा बिल्कुल कतई दिल नहीं लगता था। हालांकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त
मेरे रूममेट नज़ीर बख्शी, रंगनाथन, वो लोग थे। वन वाज फ्रॉम चेन्नई, अदर वाज फ्रॉम कश्मीर, यानी कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर बख्शी साहब के पोते मेरे पार्टनर थे। बड़े बड़े लोग थे। रतन टाटा वाज इन द सेम हॉस्टल एंड आई वाज वेरी फ्रेंडली विद हिम। तो रतन इज़ अ वेरी गुड जेंटलमैन। आज भी रतन जैसे भी हैं उनसे ज़्यादा जेंटलमैन, मतलब अच्छे अच्छे लोग थे। लेकिन पर्सनली मेरा दिल नहीं लगा उस लाइन में, जो यहाँ पर आके फिर शुरू से मैंने स्ट्रगल करनी शुरू किया। अब क्योंकि वालिद का वो अख्तियार रहा नहीं था, तो हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो जाहिर है हमने फिर अपनी किस्मत इसमें आजमाना शुरू कर दिया। और छोटे भाई को एफटीआई में भेजने का फैसला किसका था? वो भी वालिद का ही था। अच्छा। क्योंकि ही वॉज मोर आउटस्पोकन देन मी। मैं शायद उतना आउटस्पोकन नहीं था, मैं ज़रा टिमिड था, बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था, जिसकी वजह से यहाँ मैं मार खा गया और मेरे भाई को तो वहाँ भेज दिया गया। भी ये भी बात हो सकती है कि वालिद का शायद इसमें कसूर नहीं है, क्योंकि एक लड़का जब वो समझे कि चलो ये एक लड़का सेटल हो गया, दूसरा इसमें जाना चाहता है तो आजमा के देख लेते हैं, तो उन्होंने आजमाया एंड ही वाज वेरी टैलेंटेड, ही गॉट इट। और फिर आपकी दिलचस्पी फिल्मों की दुनिया की तरफ किस वजह से हुई होगी? नहीं, मेरी शुरू से थी। हम दोनों जो हैं बचपन से हम लोग शेडो प्ले किया करते थे। तो मतलब एक वाइट शीट लगा के इधर लाइट रिफ्लेक्ट करके शेडोज़ पे प्ले करना, और बहुत कुछ उल्टे सीधे कारनामे किए करते थे। उसको कैप्चर हमारे कभी कभी फिल्म बना के डैडी कैप्चर भी करते थे उन ज़माने में, 8 मिलीमीटर और 16 मिलीमीटर, उस पर हम लोग कैप्चर किया करते थे। तो शुरू से इंटरेस्ट तो था, लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि मैं आउटस्पोकन नहीं था, मैं बात नहीं कर पाता था, और जैसे आपने कहा मैंने मान लिया बस। तो फिर आपने तो कहा ही शुरू में कि कुछ असिस्टेंट डायरेक्शन में भी आप उतरे, फिर ये जो एक्टिंग को पूरी तरह अपना करियर बनाने के क्या सर्कमस्टांसेस थे कि एक्टिंग ही अब आप करेंगे? और नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। मेरा बेसिक पहला इंटरेस्ट जो है एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्शन में था, और इसीलिए डायरेक्शन सीखने के लिए मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। और वो जो है, मैंने कहीं से एक्टिंग की ट्रेनिंग तो ली नहीं थी, तो वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आया, दूसरों को ऑब्जर्व करते करते एज असिस्टेंट डायरेक्टर। बिकॉज पहली फिल्म जो मैंने असिस्ट की थी वो H.S. रवेल साहब की लैला मजनू, ऋषि कपूर की सुपर डुपर हिट, बहुत गाने उसके मकबूल हुए। उसके बाद फिर लव स्टोरी वाज आल्सो वेरी गुड, उनके पुत्र राहुल जी, राहुल रवेल। उसके बाद कुछ देर असिस्टेंट रहा राज कपूर साहब का, उनके साथ भी सीखने को काफ़ी कुछ मिला। और फाइनली इन 78 आई रिमेंबर, 78 में बर्निंग ट्रेन बन रही थी, तो देन आई जॉइंट BR फिल्म्स। तो रवि चोपड़ा और BR चोपड़ा के वहाँ पर जो है मैं संपर्क में आया, वहाँ पर असिस्ट भी किया और रोल करने शुरू कर दिए। तो रोल भी करता था, असिस्ट भी करता था, एंड कास्टिंग भी करनी शुरू कर दी। उसके बाद उनका एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट संभालना शुरू कर दी, और साथ में डायरेक्ट भी करता था मैं, क्योंकि उनकी काफ़ी TV सीरियल्स मैंने डायरेक्ट किए। और उसके बाद आज 20 साल हो गया मुझे रिज़ाइन किए वहाँ से, तो मैंने बाहर की फिल्में डायरेक्ट की हैं। सो दैट्स माय पैशन टू डायरेक्ट बेसिकली। और ये जो BR फिल्म्स में जो आपके काम का दौर है, ख़ास तौर पर अगर चूँकि जिस कैरेक्टर की वजह से आपको विश्वव्यापी ख्याति अगर कहा जाए कि मिली शकुनी मामा की वजह से, तब वहाँ लेकिन आप कास्टिंग डिपार्टमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। आई वॉज द कास्टिंग डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन डिज़ाइनर प्लस एसोसिएट डायरेक्टर। तो उन दिनों में मैं अक्सर अपने बॉसेस को 3-4 ऑडिशंस
सिलेक्टेड ऑडिशंस दिखाता था कि इस कैरेक्टर के लिए इनमें से आप चुन लो, तो वो मेरी सलाह लेते थे इनमें से कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। उसके बाद वो हम लोग डिसाइड कर लेते थे। काफ़ी लोग होते थे, 7-8 लोग होते थे चोपड़ा साहब के अलावा, डॉक्टर आई मासूम रज़ा, फिर हसन कमाल, भटनागर साहब, महावीर अधिकारी जी, ब्रिंग तुपकरी जी, रवि चोपड़ा साहब, तो ये सारे होते थे वहाँ पर और हम लोग फिर डिसाइड करते थे। अब इस रोल के लिए भी मैंने जब 3 कैरेक्टर्स उनको सुझाए कि भाई देखिए ये मैंने ऑडिशंस लिए हैं, आप इनमें से चूज़ कीजिए, तो पता लगा कि नहीं हम कर लेंगे। तो एकदम जब टाइम आ गया कि इस कैरेक्टर की एंट्री है, अब वो गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हो रहा है, तो ऑब्वियसली भाई तो वहाँ रहेगा, तो भाई नहीं है तो मैं घबरा गया। मैंने कहा साहब आपने मुझे बताया नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं ये कैरेक्टर हमने आपके लिए रखा हुआ है क्योंकि तुम ही इसको निभा पाओगे ठीक तरह से। मैंने कहा वो कैसे? तो उससे पहले मैंने इनके साथ एक सीरियल किया था जिसमें दादा मुनि मेन थे, अशोक कुमार जी, और उनका मैं मेन विलन था। इट वाज कॉल्ड द लास्ट मुगल एम्पायर, बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र जो डीडी पे रिलीज़ हुआ था, उसमें मेटकाफ का रोल मैंने किया था। आज भी आपको याद होगा इरफान साहब के देयर इज़ अ मेटकाफ रोड, जनरल मेटकाफ के नाम से, तिमारपुर के साइड में दिल्ली, हाँ रोड है, एक रोड है जिसका नाम मेटकाफ है। सो ये उसी जनरल के नाम से जो 1857 में यहाँ का, ही वॉज रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। सो उस मेटकाफ का रोल मैंने किया था, जो इम्प्रेशन इनके ऊपर, बॉसेस के ऊपर बहुत सटीक पड़ा था, और जिसकी वजह से मुझे बस ये समझिए कि चांदी के प्लेटर में ये शकुनी का रोल मिल गया। किस्मत है। एक्टिंग का आपका जो पहला कोई एनकाउंटर कब हुआ? पहला तो देखिए बहुत ही अजीब से किस्से हैं। सबसे पहले मुझे विलन का जो रोल मिला वो आत्माराम जी गुरुदत्त फिल्म्स एक पिक्चर बना रहे थे, कैद। तो कैद में विनोद खन्ना थे, अमजद खान थे, लीला चंदावरकर हीरोइन थी। तो पहला ही शॉट जो लेना था वो हीरोइन को उठा के भागना था। तो वो पहला इत्तेफाक था, और उसके बाद बड़ी सुताई होती है। विनोद खन्ना से बहुत मार खानी पड़ी, एंड वी बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त। क्योंकि बाद में मैंने विनोद जी को डायरेक्ट भी किया। एक मेरा सीरियल आपके दूरदर्शन पे आया था 97 में, अगर याद हो, महाराणा प्रताप, उसमें मेरे हीरो विनोद खन्ना थे, तो वो मैंने डायरेक्ट किया था। तो ये पहला एनकाउंटर था। और फिर दूसरा एनकाउंटर था, भाग्यश्री के फादर ने एक पिक्चर बनाई थी जिसका नाम था डिम्पल। ही वॉज प्रोड्यूसर डायरेक्टर, किंग ऑफ सांगली, विजय सिंह जी। तो विजय सिंह जी ने पिक्चर बनाई थी डिम्पल। मुझे याद है उसमें रीटा भादुरी और सतीश कौल हीरोइन थे। अब वो एक सीक्वेंस था, दिल्ली महाबलेश्वर की सर्दी, दिसंबर की शाम, और लेक में सीन था कि लेक में मैं कश्ती में हीरोइन को लेके जा रहा हूँ। हीरो आता है, हीरोइन को अपनी कश्ती में लेता है और मेरी कश्ती डुबा देता है और चला जाता है। अब वो कैमरा लगा हुआ और मैं डूब रहा हूँ। सीन ये था कि मैंने वाकई में बचाव करना था, उसके बाद आ जाना था, सीन कट हो जाता। लेकिन मुझे तैरना आता नहीं था। अब अगर मैं बोलूँगा प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कि मुझे तैरना नहीं आता, तो मुझे निकाल देगा। इसलिए वो तक नहीं बोला, और डूबते डूबते किसी तरह जब बहुत देर हो गई नहीं निकला, तो उन्होंने अंदर आदमी भेजे, फिर निकाला गया मुझे, और बाहर आके पंप किया गया बड़ी मुश्किल से। यानी ये न्यू कमर का हाल था। हाँ,
फिर आपने लेकिन धीरे धीरे ये पाया होगा कि एक्टिंग का कुछ आपके अंदर एक एलिमेंट था, क्योंकि आप तो कर रहे थे इंजीनियरिंग जिसमें आपका दिल भी नहीं लगा। आने के बाद फिर आपने असिस्टेंट डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन की दुनिया में बेसिकली आपको अगर सहज रुझान, अगर देखा जाए तो मैं एक्टिंग दूसरों को देख के ही थोड़ा बहुत सीखा हूँ और ऐसी कोई, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि नेचर ने अगर आपको एक्टर शुरू से बुनियादी तौर पे बनाया है तो आप एक्टर बन सकते हैं, वरना बन नहीं सकते। आप कितना भी चाहें गधे को साबुन कोई भी मले तो वो घोड़ा नहीं बन सकता। तो वही एक्टर बनेगा जो कि थोड़ा बहुत मतलब उसका इंटरेस्ट हो या उसका वैसा ध्यान हो। अच्छा ये बताइए कि जिन डायरेक्टरों के साथ आपने असिस्ट किया उनमें कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनसे आपको सचमुच ऐसी सीखें मिली जो बाद में बहुत काम आई? नहीं, सारे बहुत अच्छे हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, कमर्शियल में बाप बेटे की जोड़ी रवेल साहब और राहुल रवेल एक्सीलेंट, उनकी हर पिक्चर बहुत खूबसूरत जाती है। राज कपूर वो एक अलग ही तरह के, मतलब वो मजाक करते करते इतना सीरियस आपको ले जाते थे और उनके भी एक हृदय को टच करने वाली चीज़ होती थी हमेशा। आप उनके ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे आवारा ले लीजिए, चाहे जिस देश में गंगा बहती है ले, चाहे संगम ले लीजिए, चाहे जागते रहो ले लीजिए, जोकर ले लीजिए, हर एक में कोई ना कोई एक सोशल अटैचमेंट है या उसमें सोसाइटी को कुछ देने को है, जो मैंने उनसे सीखा। उसके बाद हाईएस्ट ग्रेड अगर मैं दूंगा तो दैट इज़ मिस्टर बी आर चोपड़ा, क्योंकि उन्होंने हमेशा सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए हमेशा सोसाइटी के एक हित की बात अपनी पिक्चरों में दी है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक मेकर की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। एज ए फिल्म मेकर इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं आपको फास्ट फूड सर्व ना करूं, आपको खाना दूं तो ऐसे लगे कि जैसे माँ के हाथ का बना हुआ है। तो वो क्या है, उसमें सोशल स्टिग्मा आ जाता है, उसमें सोसाइटी की प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसमें लड़कियों का शोषण आ जाता है, उसमें विधवाओं की बात आ जाती है, उसमें निकाह भी आ जाता है। तो कई तरह के उसमें एक वेश्या की रीमैरिज भी आ जाती है या विधवा की रीमैरिज। तो ये सोशल जो मैंने सीखा, तो चोपड़ा साहब को इसमें बहुत माहिर जो है हासिल था और वही उन्होंने महाभारत में भी किया। तो महाभारत में तो ऐसा किया कि मतलब आई शुड से, एक तो वैसे ही वो वर्ल्ड क्लास एपिक है, उसकी जो स्क्रीन प्ले है वो उसके जैसा स्क्रीन प्ले है ही नहीं। ऊपर से सोने पे सुहागा के इतना पुख्ता बेकर जब उसको बनाएगा तो हमको सीखने को तो मिलता ही है कुछ न कुछ। चूँकि महाभारत लंबे समय तक चला, यानी उसकी तैयारियाँ, उसकी शूटिंग, उसका प्रोडक्शन, और आप उसका बहुत इंटीग्रल पार्ट रहे जी। और अगर ख़ास तौर पर आपके कैरेक्टर की बात करें तो वो कौन से ऐसे मौके आए होंगे शकुनी मामा को के किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए, निजी तौर पर आपके लिए, कि लगा कि ये एक बहुत चुनौती भरा काम था? कोई शुरू से लगा था, बिकॉज मैंने उससे पहले शकुनी को इतना ध्यान से देखा नहीं था। लेकिन जब ये बिल्कुल ही सामने आ गया तो ऐसे लगने लगा जैसे कि बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है और अगर मैं इसमें सफल ना हुआ तो शायद आगे ज़िंदगी के लिए मेरे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसकी वजह से कई चीज़ें मैंने सजेस्ट की अपने मेकर्स को, हमारे बॉसेस को। हमने कहा, जिसमें चोपड़ा साहब थे, रवि साहब थे और डॉक्टर राही मासूम रज़ा थे। एक तो मैंने उनको कहा, साहब मैं इस कैरेक्टर को लंगड़ा बनाना चाहता हूँ। लंगड़ा क्यों बनाना चाहते हो? तो मैंने फिर उनको बैकग्राउंड बताया। मैंने कहा मैं बहुत छोटा था, मैं अपने ग्रैंडफादर की फार्म पर जो नैनीताल की तराई में थी, बाजपुर में छुट्टियों में जाया करता था। तो हमारे पिताजी ग्रैंडफादर बहुत
बड़े स्कॉलर थे, यानी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स उनको गांव में आते थे चेक करने के लिए। ही वॉज स्कॉलर ऑफ पर्शियन हिस्ट्री, इंग्लिश, डबल MA ऑफ हिस टाइम। सो वो सारे पेपर्स उनको गांव में जाते थे, और वो जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकलते थे 15-15 मील दूर गांव में चले जाते थे, तो तब मुझे याद है मैं 4वीं या 5वीं में पढ़ता था, तो मैं उनको छोटे छोटे सवाल पूछा करता था, पिताजी ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे, क्या है, ये कैसे। तो वो भी मेरी एज में छोटे बन के मुझे सवालों का जवाब देते थे। जैसे मैंने एक बार पूछा कि पिताजी अच्छे और बुरे आदमी में क्या फ़र्क है, तो बोलते अच्छा आदमी जो है ही इज़ लाइक अ गुड मैग्नेट, अट्रैक्ट करता है, एंड बैड मैन इज़ दैट विच डिस्ट्रैक्ट्स यू। आप उसके पास नहीं जाना चाहते, लेकिन अच्छे आदमी के नज़दीक आप उसकी जो है सोबत पाना चाहते हैं। तो ये डिफरेंस है बेटा, गुड मैग्नेट एंड बैड मैग्नेट। यू हैव यू रेड इट? आई सेड यस आई नो मैग्नेट। तो बोलते गुड मैग्नेट एंड बैड मैग्नेट में यही है, एक रिपल्स करता है, एक अट्रैक्ट करता है। सो यू शुड ट्राई टू बिकम अ गुड मैग्नेट इन योर लाइफ, एंड दैट्स हाउ यू विल बी द विनर। दूसरा मैंने कहा सब ठीक है, लेकिन क्या इनमें कोई फ़र्क भी होता है फिज़िकली कुछ? हाँ, फिज़िकल कहते हैं गॉड इज़ ग्रेट दैट वे। हो सकता है कि जो बुरा आदमी है उसको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम होती है, कोई छोटी सी डिफेक्ट दे देता है भगवान, जैसे गर्दन शॉर्ट हुई, लंगड़ा हुआ, टुंडला हुआ, काना हुआ। तो ये चीज़ मैंने फिर डॉक्टर राही, मासूम रज़ा और चोपड़ा साहब से डिस्कस की। पहले के साहब मैं लगता है कि इसको लगड़ा कर दूं, ताकि देखते ही पता लगे कि ये आदमी बुरा है, बुराई करने वाला है। चाहे वो बुरा नहीं था, वो अपनी बहन का बदला ले रहा था, किंतु बुरा है जो दुनिया की नज़रों में है। तो ये, और दूसरा मैंने कहा था आई शुड वेयर ब्लैक क्लोथ्स, कि काला आदमी, डिफेक्टिव आदमी शुरू से ही एक छाप छोड़ देगा। हालांकि यहाँ हम आपसे थोड़ा डिफ़र भी करना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल टेलीविज़न है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनको किसी वजह से किसी तरह की फ़िज़िकल या मेंटल डिफ़ॉर्मिटी हो, जिनको हम लोग दिव्यांग के नाम से जानते हैं, या फिर रंग का भी नाम लें तो रंग तो सभी प्रकृति के रंग हैं, तो काले को बुरा और सफ़ेद को अच्छा, अगर इस तरह से भी देखें। आप साहब अभी अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल रिवर्स कर लूँगा। मैं कहूँगा शायद ये मेरी मिस्टेक थी, या शायद उस वक्त पिताजी की सोच में ऐसा उन्होंने बचपन, मतलब मैं 10-11 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, उसकी सोच में जो आया वो मैंने इस तरह आजमाया। लेकिन अभी की सोच और उस सोच में प्लीज़ उसको मत आप कंबाइन कीजिए। डेफिनेटली आई हैव फुल रिगार्ड्स फॉर इट। डिफेक्ट होना आपके हाथ में नहीं है, डिफेक्ट हो भी सकता है, और आप डिफेक्टिव भी आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देयर इज़ एक आजकल क्रिकेट इसके ऊपर क्या कहते हैं, साइकिल के ऊपर उसको क्या कहते हैं, जो व्हीलचेयर क्रिकेट इतनी फेमस हो रही है, और ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए गाना भी मैं लिख रहा हूँ अभी। तो मैं आई वोंट, नाउ द सिचुएशन इज चेंज्ड। हाँ, लेकिन वो उस वक्त पसंद आया था, उस वक्त मेरा ले लिया गया सजेशन। तो फिर कुल मिलाकर जो पूरा जो शूटिंग का ज़माना था, उसमें कोई एक ऐसा एनेक्डोट याद कीजिए जिससे कि शकुनी मामा को पर्दे पर लाने के लिए आपने कुछ अपना एक ऐसा टच डाला। यही था, सबसे बड़ा टच यही था। प्लस भाषा उसकी बड़ी स्ट्रांग रखी थी मैंने। जब भांजे बोलता था तो भांजे जो है वहीं से, और उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक राजकमल जी ने दिया था वो बहुत ही यानी एक अनटच्ड मसाला म्यूज़िक था, और बहुत अच्छा था, जिसको आते ही वो म्यूज़िक के साउंड आते ही आपको पता लग जाता है, और लोग कहते थे आ गया लंगड़ा, अब ज़रूर कुछ करेगा, अब ज़रूर कुछ होगा।
तो ये कुछ ना कुछ करने वाला है, तो वो वाली फीलिंग आ गई थी उस वक्त तो। और यहाँ पर हम अपने देखने वालों को बता दें कि महाभारत में शकुनी मामा का रोल करने वाले गुफी पेंटल के घर में ये बातचीत हो रही है, और हम चाहेंगे कि हमारे जो कैमरा टीम के साथी हैं इस घर के उन हिस्सों को दिखाएं जिनमें इतने सारे इनाम और इतनी सारी उपलब्धियाँ शकुनी मामा यानी गुफी पेंटल की रखी हुई हैं। मुझे बताइए कि ये जो नाम आपका बहुत ही अलग तरह का नाम है, गुफी भी और पेंटल भी। मैंने ये सबटाइटल भी बहुत कम सुने, और गुफी नाम तो बहुत ही शायद मैंने कम सुना। ये नाम पेंटल जो है ये हम वी आर सिख्स, सरदार हैं हम, एंड वी आर आलू वॉरियर्स। सो पेंटल हैज़ बीन इट्स अ स्मॉल लिटिल फैमिली, नॉट वेरी बिग, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो पेंटल्स हैं वो सभी अफसर रहे हैं फ़ौज में, आर्मी, डिफेंस में या नेवी में या एयरफोर्स में, तो ज़्यादातर वही और सिख फैमिली है। और जहाँ तक मेरा पर्सनली गुफी का सवाल है, तो मेरा असली नाम सरबजीत पेंटल है। तो सरबजीत पेंटल तो था, लेकिन आई वॉज अ वेरी हेल्दी चाइल्ड। I was like 10, 11, pounder, very fat child. तो my father used to call me Guffy. वो बड़े ब्रिटिश टाइप के मेरे डैडी थे, तो हमेशा वो मुझे बोलते हैं यार गफ़ी बॉय, गफ़ी। तो गफ़ी चलते चलते गुफी हो गया। सो दैट्स हाउ इट बिकेम। आपकी जो फिल्मों में कामयाबियां हैं उनको देखने के लिए आपके फादर मदर कब तक आपके साथ रहे? मेरी माँ ने लास्ट मेरा देखा था वॉज बहादुर शाह जफ़र। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट सर्वाइव, शी वेंट ऑफ। माई फादर वॉज हियर टिल अर्ली 90s एंड ही एक्सपायर्ड आफ्टर सीइंग माई महाभारत। मदर कुड नॉट सी महाभारत बट फादर कुड सी। बस वहाँ तक ही उनकी जर्नी थी। और जितना था कम से कम उस टाइम पर इतना खुश तो होके गए थे कि भाई लड़का ठीक कर रहा है, जो कि एक वालिदैन की सबसे बड़ी फ़िक्र होती है कि भाई बच्चे सेटल हो जाएं। और आपको ये जो फिल्म बनाने और एक्टिंग करने के अलावा और क्या आता है? मैं कविताएं लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ। हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े सिंगर्स ने मेरे लिए गाए हैं गाने। बस यही मेरा शौक़ है, और तो ख़ास शौक़ नहीं है। और मुंबई में अभी इन दिनों में कौन सी दोस्तियों का सर्कल है आपका जिसमें उठना बैठना सब पुराने दोस्तों के साथ होता है? हाँ, सारे महाभारत वालों के साथ होता है। और अभी एक रिसेंटली मैं प्ले कर रहा था, जिसमें खुद सलमान साहब भी आए थे। बेगम जान है, जिसमें मैंने नवाब का रोल किया है, तो वो प्ले कर रहा था। और अभी एक बहुत बड़ा प्ले करने जा रहा हूँ, जिसमें एज ए शकुनी आई एम डूइंग। दुर्योधन और मैं, हम लोग दोनों एक प्ले कर रहे हैं, जिसमें बाकी सारी कास्ट दूसरे आर्टिस्ट हैं, नॉट ओरिजिनल, बट हम दोनों ओरिजिनल हैं। वी आर डूइंग smaller version of Mahabharat, which we are now starting and should be coming to your town very soon. तो ये है। उसके पहले अब भी मैंने ख़त्म किया है, 1.5-2 साल चल रहा था। कलर्स में एक सीरियल था शनि, तो शनि में मैंने शनि के नाना का रोल किया था। वो भी काफ़ी मकबूल हुआ, बहुत अच्छा चला। आप कुछ गा भी लेते हैं? नहीं, गाना बेसुरा नहीं हूँ, लेकिन गा नहीं पाता इतना। गाना बाथरूम सिंगर। तो गुफी पेंटल जी, करीब करीब बातों की हम लोग आखिरी हिस्से में आ गए हैं। एक तो ये कि महाभारत के ज़माने को याद करते हुए अपने उस कैरेक्टर से अगर कोई एक डायलॉग हमारे देखने वालों के लिए इस वक्त आप सुनाएं, तो जिससे वो एक रिकॉल उनको दोबारा मतलब ये हमेशा के लिए मेरा एक एग्ज़ाम हो गया। एक डायलॉग था, भांजे दुर्योधन, तुम सदैव ये पूछा करते हो कि
मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, तो आज मैं तुम्हें बताता हूं। बहुत समय पहले की बात है, मैं गांधारी में था, हमारा राज था, सुखी थे अपने जीवन में। पिताजी थे, बहन गांधारी थी, मैं था कि इतने में तुम्हारे गंगा पुत्र आए हमारे राज्य में, और उन्होंने जब ये कहा कि मेरी बहन का हाथ, गांधारी का हाथ महाराज धृतराष्ट्र के लिए दे दो, तो मेरे गुस्से की कोई सीमा न रही। मैं तमतमा उठा और चिल्ला उठा, नहीं नहीं गंगा पुत्र नहीं, ये तुमने क्या कह दिया। ये कहकर ना तुमने मेरा बल्कि गांधार का अपमान किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं जब जब राजभवन जाऊंगा और अपनी कमल नयनी बहन को देखूंगा तो मेरा क्रोध अपने लंबे लंबे नखों से मेरा हृदय खरोंचने लगेगा, और मैं उसी क्रोध की अग्नि में चलने लगूंगा। उसी क्रोध की अग्नि से मैं तुम्हारे हस्तिनापुर को जलाकर राख कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा कुरुवंश का, सर्वनाश सर्वनाश। क्या बात है। बिल्कुल, देखिए हम लोग कितने बरसों पीछे चले गए इस डायलॉग को सुनते 30 साल हो गए साहब, जी 30 साल। बिल्कुल। और उन दिनों में तो ये हो गया था कि जब महाभारत चलती थी तो पूरा इंडिया क्लोज हो जाता था। आखिर में गोपी जी बताइए, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे और वो सवाल मैंने नहीं पूछा, तो इस वक्त आप कह सकते हैं। बातचीत करीब करीब खात्मे की तरफ आई है। मेरे दिल में एक ही मलाल है कि ये जो विभाजन हुआ है, ये क्यों अच्छे भले लोग जो है वो डिवाइड कर दिए गए। आज तक वो सिलसिला चल रहा है, आज तक वो खून खराबा चल रहा है। दोनों कंट्रीज आज तक नहीं सुधर पाई, क्योंकि मैं, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था बिगनिंग में, बहुत ही छोटा बच्चा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं जब अपनी छत पे जाता था तो चारों तरफ आग लगी होती थी लाहौर में, तो मैं माँ को बोलता था आद लदी आद लदी, और यहाँ से आवाज़, वहाँ से आवाज़, यहाँ से बम। तो एक बच्चा जैसे सोचता है, तो बच्चा ये सोच रहा था कि शायद दिवाली हो रही है और शायद ये पटाखे चल रहे हैं, पर उसे क्या पता था कि ये पटाखे नहीं है, ये बहुत बड़ी एक हत्या हो रही है बड़े मुल्क की, जिसको डिवाइड किया गया है। जो बेकसूर यहाँ आए वहाँ से, और जो बेकसूर यहाँ से गए वहाँ पर, दोनों मारे गए। यानी दे वेंट एटलीस्ट 1 or 2 generations बैक। हमें तो ये आवाज़ें आ रही थी जैसे एक बच्चा सुनते हैं अल्लाह हुआ तबल, और कभी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, और कभी हल हल महादेव। अब ये मैं तोतली जबान में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ही सुनाई दे रहा था। पर साहब, कहाँ भगवान का, अल्लाह का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके आप कत्लेआम कर रहे हो। पीस, आई ओनली वॉन्ट टू से आई एम अ पीस लविंग मैन। आई वॉन्ट एंटायर कंट्री टू बी वेरी पीसफुल। एक दूसरे के साथ अच्छे खुलूस से रहो, अच्छी तरह रहो, एक दूसरे को मिलो। जब पार्टीशन हुआ है उस वक़्त तो ये सब बातें जिन्होंने हिंदुस्तान की स्थापना की थी, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ये कभी भावना में सुनी नहीं। ये तो अब आ रही है, तो इट इज़ रॉन्ग। ये बीज जो है ये गलत है,
हमको एज फार एज पॉसिबल, वी आर अ वेरी ब्यूटीफुल सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड वी शुड ट्राई टू मेक इट एज पीसफुल एज पॉसिबल. बस यही कहना चाहता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया गुफी पेंटल जी. थैंक यू वेरी मच. ये थे गुफी पेंटल, जाने माने अभिनेता. प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर. और इस हफ्ते आई हुई प्रतिक्रियाओं में से एक प्रतिक्रिया आपके लिए ये रही.